नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी आलोचना का टॉपिक। हिंदी आलोचना करने से पहले हम जानेंगे आलोचना किसे कहते हैं। बड़ा ही व्यापक जो शब्द है वो है आलोचना। आलोचना शब्द सुनते ही जो हमारे मन में पहली बात आती है वो है किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना, आलोचना। लेकिन साहित्य की दृष्टि से देखें तो आलोचना बड़ा व्यापक शब्द है। आलोचना शब्द अगर हम देखें आ और लोचन, लोचन या लोचना, आ चारों तरफ से, लोचन देखना। तो जब हम किसी भी वस्तु को, किसी चीज को चारों तरफ से देखते हैं तो उसके गुण, उसके दोष हमारे सामने आते हैं। तो इस तरह से एक व्यापक दृष्टिकोण में आलोचना शब्द क्या है? किसी के गुण और दोषों को देखना। तो साहित्य में हम क्या कहेंगे? साहित्य में तो हिंदी में गद्य विधा के रूप में आलोचना प्रचलित है। तो गद्य की वह विधा है जिसमें हम किसी कवि, किसी कृति, किसी काव्य धारा के गुण और दोषों का सम्यक रूप से विवेचन करते हैं। तो वह विधा जो है हिंदी में आलोचना कही जाती है। आज क्योंकि आलोचना शब्द का अर्थ संकोच हो गया है, अर्थ संकोच, अर्थ जो है सिकुड़ गया है। किस अर्थ में सिकुड़ गया कि आज हमने इसका अर्थ लेना शुरू कर दिया सिर्फ निंदा करना, किसी की बुराई करना, किसी के दोषों को देखना। इसीलिए शब्द चलता है समालोचना, जो इसका समानार्थी है। लेकिन समालोचना इसी अर्थ में ही है, किसी कृति या कवि, काव्यधारा के गुण और दोषों का सम्यक रूप से विवेचन जो है समालोचना है। और इसी के रूप में एक शब्द आ जाता है समीक्षा, समधन ईक्षा। इससे मिलकर बना है समधन ईक्षा। ईक्षा देखना, सम मतलब भली भांति। तो जब हम किसी कृति, काव्यधारा, कवि के कृतियों की सम्यक रूप से देखते हैं, उसके गुण और दोषों को देखते हैं, तो ये विधा जो है हिंदी में आलोचना कही जाती है। अब प्रश्न उठता है कि आलोचना साहित्य में कहाँ से आरंभ होती है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। ये देखने से पहले हम थोड़ी सी चीजें और देखेंगे कि आलोचना के भेद क्या है, क्योंकि बार बार हमें इन शब्दों का सामना करना पड़ेगा। तो आलोचना की भेद क्या है? तो आलोचना के दो भेद हैं, सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना आलोचना के रूप में हम नहीं देखते हैं, लेकिन किसी भी विधा के लिए जो निर्धारित नियम है वे सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। किसी भी कृति के लिए, जैसे कि हम देखें कि नाटक हमें लिखना है, नाटक लिखने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, नाटक में क्या तत्व होने चाहिए। अगर कोई कृति इस चीज का विवेचन करती है, इन तत्वों के बारे में तो क्या है? सैद्धांतिक आलोचना करें। जैसे कि हम देखें भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है जिसमें नाटक के संबंध में विस्तृत विवेचना है, तो सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ कहा जाएगा। हिंदी में अगर हम देखें सैद्धांतिक आलोचना, तो रीति काल में रीतिबद्ध कवियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, लक्षण ग्रंथ जिसे हम कहते हैं, वे सारे सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि वहां पर उन्होंने नायिका भेद है, रस है, छंद है, इन सब के तत्वों के बारे में हमें बताया है। इस कारण से ये सारे ग्रंथ जो है सैद्धांतिक आलोचना में। फिर बात आती है व्यवहारिक आलोचना की। व्यवहारिक आलोचना किसे कहेंगे? निश्चित नियमों के आधार पर जब आलोचना करते हैं, हम किसी कृति के गुण और दोषों को देखते हैं, तो ये विधा जो है व्यवहारिक आलोचना कहलाती है। इसके लिए हम देख सकते हैं सैद्धांतिक आलोचना में नियम तय हो गए, भरत के नाट्य शास्त्र में नियम तय हो गए नाटक के, कि नाटक लिखना है तो नाटक में क्या होना चाहिए। उन्होंने कह दिया वस्तु, नेता, रस। तो वस्तु होनी चाहिए, कथा वस्तु होनी चाहिए, नेता होना चाहिए, नायक होना चाहिए, और उसके अलावा रस होना चाहिए। तो ये तत्व उन्होंने निर्धारित कर दिए नाटक के लिए। तो हमें व्यवहारिक आलोचना यानी कि किसी लेखक के द्वारा, किसी नाटककार के द्वारा जो नाटक लिखा गया है, उसकी जब हम विवेचना करेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी कथा वस्तु कैसी है, उसका नायक क्या कौन है, क्या नायक के जो लक्षण दिए गए हैं वो उसमें मिलते हैं या नहीं, रस, अंगी रस कौन सा है उस नाटक का। इस आधार पर हम जब निष्कर्ष निकालते हैं तो ये आलोचना व्यवहारिक आलोचना कहलाती है। ये सिद्धांत बहुत अलग हो सकते हैं जिनके आधार पर हम विवेचना करते हैं, जैसे कि प्रगतिवादी आलोचना है, रसवादी आलोचना है, लोकमंगलवादी आलोचना है, अस्तित्ववादी आलोचना है। तो बहुत सारे आधार या मानदंड हैं जिनके आधार पर यह व्यवहारिक आलोचना की जाती है। इस तरह से व्यवहारिक आलोचना के बहुत सारे भेद हो सकते हैं।
अब हम बात करते हैं हिंदी आलोचना के इतिहास या विकास की। हिंदी आलोचना का विकास कहाँ से होता है? तो अभी हमने बात की है कि सैद्धांतिक आलोचना रीतिकालीन ग्रंथों में, विशेष रूप से रीतिबद्ध कवियों के द्वारा लिखे गए लक्षण ग्रंथ जो है वो सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। इस कारण से रीतिकाल में ही हिंदी आलोचना का आरंभ हो जाता है। रीतिकाल से भी पूर्व अगर हम देखते हैं तो भक्ति काल में भी कुछ ग्रंथ ऐसे लिखे गए थे जिनमें लक्षण दिए गए हैं। जैसे सूरदास का साहित्य लहरी हम ले सकते हैं। सूरदास के साहित्य लहरी में लक्षण दिए गए हैं, अलंकारों के संबंध में नायक का भेद दिया गया है, तो एक तरह से सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत आ सकता है। इसी तरह से रहीम ने नायक वर्ग नायिका भेद लिखा जिसमें नायिका के संबंध में है। तो ये ग्रंथ जो है वो रीतिकाल से पूर्व लिखे जा चुके थे। रीतिकाल में भी लक्षण ग्रंथ लिखे गए जो सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आधुनिक हिंदी आलोचना की, जो एक गद्य विधा के रूप में है। लेकिन रीतिकाल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं वे सारे पद्यबद्ध हैं, ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। इसलिए हम हिंदी आलोचना का जो उद्भव है वो आधुनिक काल से ही मानते हैं और इसी आलोचना को हम आगे विकसित रूप में देखते हैं। तो आधुनिक काल से आरंभ है आलोचना आज किस रूप में है, इसे हम हिंदी आलोचना के विकास के रूप में देखेंगे। तो आधुनिक काल को हम कई भागों में बांटेंगे, जैसे कि हमने निबंध को देखा था। सबसे पहले है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में आलोचना का गद्य रूप विधा के रूप में विकास होता है। उसके बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के साहित्यकारों ने भी आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं। फिर है आलोचना सम्राट शुक्ल, शुक्ल युग, फिर शुक्लोत्तर युग और अंत में वर्तमान युग। अब हम बात करते हैं भारतेंदु युग की, क्योंकि भारतेंदु युग में गद्य विधाओं का आरंभ होता है। तो जिस आलोचना की हम बात करते हैं वह आलोचना भी आधुनिक युग में शुरू हुई है। हालांकि भारतेंदु युग में आलोचना का कोई निर्धारित मापदंड नहीं था, इसलिए आरंभिक रूप ही आलोचना का इस काल में सामने आता है। भारतेंदु ने स्वयं नाटक नाम का एक ग्रंथ लिखा जिसे नाटक निबंध के रूप में हम देखते हैं, जिसमें उन्होंने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का अनुकरण करते हुए सैद्धांतिक आलोचना नाटक के संबंध में बात की है। तो ये ग्रंथ जो है भारतेंदु युग का है। इसके अलावा इस युग में जो प्रसिद्ध आलोचना रही है, सच्ची आलोचना के नाम से संयोगिता स्वयंवर नाटक की आलोचना की गई बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, और अन्य साहित्यकारों ने भी आलोचना की है। तो ऐसे छुटपुट थोड़े जो रूप है वो भारतेंदु युग में हमें दिखाई देते हैं। अब बात हम करते हैं द्विवेदी युग की। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर द्विवेदी युग इस युग का नाम है। इस युग में बहुत सारे साहित्यकार हुए जिन्होंने आलोचना या आलोचना से संबंधित ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें हम प्रमुख नाम ले सकते हैं। तुलनात्मक आलोचना के रूप में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ जो है इस युग में होता है पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और सादी की तुलना की। बिहारी और सादी की तुलना करते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ किया। सादी उर्दू के कवि हैं जिनसे बिहारी की तुलना उन्होंने की। इस आलोचना के साथ ही हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात होता है और इस युग में ये आलोचना काफी आगे तक बढ़ी। बिहारी और सादी की तुलना के बाद देव और बिहारी को लेकर के बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नाम का ग्रंथ लिखा जो तुलनात्मक आलोचना का ग्रंथ था, जिसमें हिंदी के 9 कवियों को लेकर के तुलना करके मिश्र बंधुओं ने इस ग्रंथ को प्रस्तुत किया। इसके अलावा लाला भगवान दिन हुए जिन्होंने बिहारी और देव की तुलना करते हुए आगे ग्रंथ लिखा, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने बिहारी सत्सई के रूप में बिहारी के दोहों की व्याख्या उन्होंने की है। और इसी काल में कृष्ण बिहारी मिश्र हुए जिन्होंने बिहारी और देव को लेकर देव और बिहारी नामक ग्रंथ लिखा था। इस तरह से इस काल में पद्म सिंह शर्मा ने स्वयं बिहारी सत्सई की भूमिका लिखी और तुलनात्मक आलोचना जो है इस काल में आगे बढ़ी। श्याम सुंदर दास ने भी साहित्यिक दृष्टि से आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं। तो इस तरह से इस काल में आलोचना का विकास हुआ। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम करेंगे शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और वर्तमान युग।